हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? पढ़ाई ठीक से चल रही है? वेरी गुड। आज 11th क्लास और नीट और जेई तीनों के लिए, मेनली 11th क्लास के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद अगला टॉपिक होता है क्वांटम नंबर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है। समझ जाओगे तो सबसे आसान है। ठीक है, आई होप समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करें। क्वांटम नंबर स्पेशली फॉर 11th नीट एंड जेई। तो आज का क्लास होगा हमारा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ये क्या चीज होता है, इसके बारे में सीखो। क्वांटम नंबर कहते क्या कि क्वांटम नंबर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताता है। एड्रेस जैसे हमारे आपके लिए एड्रेस होता है नेम, हाउस नंबर, फिर पोस्ट ऑफिस लिखते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखते हो। तो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी, यूके से आ सकता है, यूएसए से आ सकता है, केवल ये चार बातें लिखे रहे। नेम लिखा हो, हाउस नंबर लिखा हो, फिर लोकेलिटी जो हमारा पिन कोड रहता है वो लिखा हो, है ना, अपने आप आ जाता है। चार चीजों की जरूरत होती है। तो मतलब जिस तरह से हमारे आपके लिए हम आपको हमको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारे तक पहुंचने के लिए एड्रेस होता है, ऐसे ही किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट नॉलेज देने के लिए चार नंबर की जरूरत पड़ती है। उन चारों नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? क्वांटम नंबर कहते हैं। मतलब क्वांटम नंबर्स आर द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, जस्ट लाइक पोस्टल एड्रेस फॉर ह्यूमन। जैसे हमारे आपके लिए कंप्लीट एड्रेस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस क्या होता है? क्वांटम नंबर। मतलब डेफिनेशन बता दूं कि क्वांटम नंबर्स, नोट भी करते चले, क्वांटम नंबर्स गिव द नॉलेज, क्वांटम नंबर गिव द नॉलेज about shell number, about shell number। ठीक है, सबसे पहले तो शेल में कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फिर सब शेल। मान लो थर्ड शेल में है, तब 3s में है कि 3p में है कि 3d में है, सब शेल। एंड और वाइटल, ठीक से समझना, तीन चीज आ गया। क्वांटम नंबर्स गिव द नॉलेज अबाउट शेल नंबर, सब शेल, एंड और वाइटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है, और किस और वाइटल में है, इसकी जानकारी कौन देता है? क्वांटम नंबर। और एक और चीज, एंड also give the direction of spin motion, direction of spin motion of electron, spin motion of electron। ये चार बातें हो गई, देख लो। क्वांटम नंबर्स गिव द नॉलेज अबाउट शेल नंबर, सब शेल, and orbital in which electron is present, and it also give the direction of spin motion। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मोशन बताऊंगा उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ये चार बातें यदि आपको पता लग गया तो आप उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के किस सेल में है, किस सब सेल में, किस ऑर्बिटल में, और जिस ऑर्बिटल में है उसकी जो स्पिन मोशन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब हम यूं कह सकते हैं, दैट इज क्वांटम नंबर्स आर द कंप्लीट एड्रेस। क्वांटम नंबर्स आर कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस। ये लिखना नहीं डेफिनेशन, ये आपके समझने के लिए लिखा रहा हूं। क्वांटम नंबर्स आर कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, of an electron in an atom,
जस्ट लाइक पोस्टल एड्रेस फॉर ह्यूमन, जैसे हमारे आपके लिए पोस्टल एड्रेस होता है वैसे ही पोस्टल एड्रेस, ठीक है, फॉर ह्यूमन। हमारे आपके लिए जिस तरह से पोस्टल एड्रेस होता है कंप्लीट एड्रेस, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस क्या होता है? क्वांटम नंबर। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया हो, क्वांटम नंबर डेफिनेशन समझ में आ गया, लेकिन और समझोगे कब? जब हम इसके अब क्वांटम नंबर्स के टाइप्स देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। यहां लिख दूं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। चार तरह के होते हैं, अरे चार बातें चाहिए हमें एड्रेस को, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग अमूमन स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n मतलब आपको पता चल गया होगा शेल नंबर। मतलब इस क्वांटम नंबर का काम होता है केवल और केवल ये बताना कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, फर्स्ट सेल में है कि फोर्थ सेल में है कि फिफ्थ सेल में है कि थर्ड सेल में, किस सेल में है, इसकी जानकारी देता है। यानी n gives शेल नंबर, शेल नंबर in which electron is present, in which electron is present, ओके। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता, शेल नंबर पता लग गया तो आप उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकाल सकते हो, न्यूक्लियस उसकी डिस्टेंस कितनी है, रेडियस निकाल सकते हैं और उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? शेल नंबर। दैट इज इट गिव्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, it gives distance of electron from the nucleus, nucleus से कितने डिस्टेंस पर है, ये सारी बातें कौन दे देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यूज क्या सब हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या सब हो सकते हैं वो जानो, नोट करते जाओ या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर भी नहीं होता है तो फिर वीडियो को आप रिवाइंड कर करके देखते जाए, नोट बनाते जाए। नोट बनाना सबसे बड़ी बात है, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज जानो, वैल्यूज ऑफ n तो आप सबको पता है, शेल नंबर 1 2 3 4 5, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं लिखना, जीरो नहीं लिखना, नेगेटिव नहीं लिखना। इसकी वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। जिस शेल में है शेल नंबर को बताता है कौन? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द कंसेप्ट ऑफ शेल नंबर। क्लियर? सबको समझ में आ गया? जैसे हम कहेंगे किसी कोई इलेक्ट्रॉन 6th सेल में है, छठे सेल में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 6। अब पहला सेल में, फर्स्ट सेल में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 1, ओके। दूसरा चलते हैं, सेकेंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, राइट। इसी का एक दूसरा भी नाम है, इसी को हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ओके। क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल l से। अब ये क्या है? तो मान लो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया 3, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? थर्ड सेल में है, ओके। अब थर्ड सेल में तो 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 3d भी हो सकता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन अब किस सबसेल में, इसकी जानकारी कौन देता है? l, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है, गिव्स द नॉलेज, गिव्स द नॉलेज अबाउट, अबाउट सबसेल, सबसेल की जानकारी देता है, अबाउट सबसेल इन विच
इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मतलब ये केवल देता है सब सेल का, यानी आप यूं लिख सकते हैं कि एल वैल्यू किसको बताता है, सब सेल को, सब सेल, ये सब सेल्स को बताता है, ठीक है, कि किस सब सेल में है, एस में है कि पी में कि डी में कि एफ में। अब इसकी वैल्यू जानो, वैल्यू क्या होता है, तो इसकी वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज याद रखना, परमिसिबल वैल्यूज, चूंकि इस पर फिर नीट पे प्रॉब्लम आएगा, बाद में एक्सरसाइज कराऊंगा, इस लेक्चर में नहीं होता, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करवाएंगे प्रॉब्लम। एल वैल्यूज सब सेल, अब इसकी वैल्यूज क्या सब होगा वो जानो, इसके वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज लिख रहा हूं, वैल्यूज ऑफ एल। एल की वैल्यू एन पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, एल फ्री नहीं है। जैसे हम कहेंगे एल की वैल्यू एन की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब उसमें 3 सबसेल हो सकता है, यानी एल के कितने वैल्यूज होंगे, 3। यहां लिखता हूं पहली बात, एल वैल्यूज इक्वल टू 0 to n-1, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1, राइट। जैसे नोट कर लिया सबने, जैसे चलो n इक्वल टू 1 है, देन l इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 से लेके 0 तक, यानी कितना होगा 0, अरे 0 से लेके 1-1, मतलब 0 से 0 यानी 0 ही होगा। n इक्वल टू 2, देन l की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है, ये अपन रेंज लिख रहे हैं, अब उसमें से कौन सा वैल्यू तो सेलेक्ट कर लेंगे। 0 से लेके 2-1, तो 0 से लेके 1 तक, यानी क्या सब हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। फिर n वैल्यू कितना, 3, देन l वैल्यूज क्या सब हो सकता है बताओ, 0, 1, 2, 0 से लेके 3-1 तक, यानी 0 से लेके 2 तक, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। एंड n इक्वल टू यदि हम 4 लिखें, देन l इक्वल टू क्या सब हो सकता है, 0, 1, 2, 3। देखो यानी यदि n की वैल्यू 1 होगा तो l एक ही टाइप का होगा, ओनली 1। यदि n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यूज कितने होंगे, 2 वैल्यूज, 0 भी हो सकता है 1 भी। n इक्वल टू 3 है तो l के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, 3 वैल्यूज। n इक्वल टू 4 है तो l के कितने वैल्यूज हो सकता है, 4 वैल्यूज। समझते चलो पूरी बात। n इक्वल टू 6 है तो l के 6 वैल्यूज होंगे, मिनिमम क्या होगा 0 और मैक्सिमम क्या होगा 5, 0 से लेके 6-1 तक। n इक्वल टू 8 है तो l वैल्यू 8 टाइप्स के होंगे, मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 8-1, यानी कितना 7 तक होगा। ये समझ में आ गया। इस पर एक फॉर्मूला लिखूंगा। अब और सीखो, पहले हमें पता है कि सेल नंबर 1 में केवल एक ही सब सेल होता है, कौन, S। इसका मतलब L इक्वल टू 0 लिखा है, वो किसके लिए लिखा है, S के लिए लिखा है। देखो सब में S होगा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, 4S। देखो ऐसे यहाँ होगा 1S, 2S, 3S, 4S। L इक्वल टू 0 मतलब S। फिर चले 1 है, यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है। L इक्वल टू 1 है तो आप समझ जाएंगे ये किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, P के लिए। और L इक्वल टू 2 है तो ये किसके लिए होगा, D के लिए। और L इक्वल टू 4 है, 4, तो ये किसके लिए होगा, F के लिए। यानी सिलेक्शन की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, जब कन्फिगरेशन लिख रहे थे तब, ऑफ प्रिंसिपल में एक बार दोबारा जान लो। जब S सब सेल होता है तो L वैल्यू क्या होता है 0, P सब सेल होता है तो L इक्वल टू क्या होता है 1, 1, 1। सब में देखो D होता है तो 2, 2 और F होता है F, तो क्या लिखते हैं 3, F के लिए 3। यानी S के लिए L वैल्यूज, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इक्वल टू कितना होता है 0, फॉर P L वैल्यू इक्वल टू 1, फॉर D L इक्वल टू कितना होगा 2, एंड फॉर F L इक्वल टू कितना होगा 3। याद रखना बहुत आसान है। पूछो कैसे, तो ऐसे शुरू करो, S P D F 0, 1, 2, 3, S P D F 0, 1, 2, 3। S के लिए क्या होगा 0, P के लिए क्या होगा 1, D के लिए क्या होगा 2 और F के लिए क्या हो जाएगा 3। क्या ये बच्चों सब कुछ समझ में आ गया, मजे लो तब, ठीक है, ओके। इतनी, अब हम रिजल्ट लिखेंगे। देखो L वैल्यू 0 से n-1 हुआ, पहली बात। अब दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूं कि नंबर ऑफ L वैल्यूज
एल कितने टाइप के होंगे तो क्या कहोगे, एन के बराबर होगा। एन 1 है तो एल एक ही है, ओनली 1। एन 2 है तो एल के दो वैल्यूज है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, मतलब एस भी हो सकता है पी भी हो सकता है। ओके, एन इक्वल टू 3 है तो एल के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, 3। यानी एक अलग फिर स्ट्रिक मार्क डाल के बता दूं फॉर्मूला, जो ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, एमसीक्यू में आती रहता है, कंसेप्ट हो जाए, चाहे प्रॉब्लम किसी भी टाइप का आ जाए, आपके पास यदि ज्ञान है यू कैन गिव एनी आंसर। ठीक है जी, तो मैं उसकी बात कर लूं कि नंबर ऑफ एल वैल्यूज, नंबर ऑफ एल वैल्यूज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, एन के बराबर। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतना ही एल वैल्यू होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, तो एल वैल्यूज 5 टाइप्स के होंगे, 0 1 2 3 4। 5 से कम और 0 से स्टार्ट करो। इतनी बात सबको समझ में आ गया। तो ये काम देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा, चलो थर्ड क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें थोड़ा सा लोच है, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m, या फिर कई बुक में देखोगे एम एल लिखते हैं, लोअर सफिक्स में एल, m या ml से डिनोट करते हैं किसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये क्वांटम नंबर क्या है, हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन मान लो n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो हम क्या समझेंगे 2p है। अब 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन, 2px 2py 2pz। तो अब इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल का ज्ञान मिलेगा इससे कि दिस क्वांटम नंबर गिव्स द concept of orbital in which इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, इसका ज्ञान कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आप कहेंगे सर ये ऑर्बिटल क्या चीज हो गया, तो याद रखो बच्चों, शेल में क्या होगा, सब सेल। जैसे 3 है, शेल नंबर 3, तो 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है। अब s होगा तो उसके एक ही ऑर्बिटल होगा, रीजन बताऊंगा। p होंगे तो कितना, 3 ऑर्बिटल, px py pz। d होगा तो 5 ऑर्बिटल्स, dxy dyz dxz dx2 y2 एंड dz2। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं किसके, d के, राइट। तो यही बात हम सीखेंगे कि किस ऑर्बिटल में। अब आप ऑर्बिटल की पहले डेफिनेशन देते हो, फिर क्वांटम नंबर पाएंगे। तो कहते हैं क्या, याद रखना कि द ओरिएंटेशन of subcell, the orientation of subcell in presence of magnetic field। आपको अक्सर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया, तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन को फिल अप करोगे, इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए लिखता हूं द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल इन प्रेजेंस ऑफ, या व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, सबसेल्स व्हेन electrons are filled किसमें, सबसेल में, is called ऑर्बिटल। इसी को कहते हैं ऑर्बिटल। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को सबसेल में डालेंगे, 2p में दिया तो वो 2px में भी आ सकता है, 2px में भी हो सकता है, 2py में हो सकता है और 2pz में भी हो सकता है। मतलब p सबसेल का 3 तरह का ओरिएंटेशन होगा। मैं ऐसे समझा दूं, जैसे मान लो ये है, यदि हम पढ़ेंगे p सबसेल का शेप होता है डम्बल। ये मान लो x एक्सिस, ये पेन क्या है x और ये क्या है y। ओके, यदि डम्बल्स इस x एक्सिस पर अलोंग है तो हम उसको क्या कह देंगे, px। y एक्सिस पर है डम्बल्स, उसका ओरिएंटेशन क्या है, y एक्सिस पर, तो क्या कहेंगे, py। और यदि ये z एक्सिस पर आ गया, ऐसे z एक्सिस पर आ गया तो उसको क्या कहेंगे, pz। मतलब एक p ऑर्बिटल, मैं थोड़ा सा आपको रफ में बता दूं, डिटेल में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये है डम्बल, यदि ये x एक्सिस पर है, ये y है, ये z है, ठीक है,
वाई जेड, तो हम इसको कह देंगे ये ऑर्बिटल है, डंबल है, ठीक है। यदि ये एक्स एक्सिस पर है तो क्या कहेंगे पी एक्स, वाई एक्सिस पर आ जाएगा तो क्या कहेंगे पी वाई, और जेड पे आ जाए तो क्या कहेंगे पी जेड। समझ में आ गया? तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे सबसेल्स में, तो इसका ओरिएंटेशन एक स्पेसिफिक किसी खास डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है, ठीक है। तो द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का ज्ञान देता है, साथ ही साथ ये ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इट ऑल्सो गिव्स, यहां लिख देता हूं, एम गिव्स, क्या शब्द दिया? कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा ये बताएगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को भी बताता है कौन? एम वैल्यूज, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल, इतनी बात बताता है कौन? एम। अब एम की वैल्यूज क्या सब होगा? तो एम फ्री नहीं होता है, एम की वैल्यू एल पर डिपेंड करता है। जैसे पी है तो पी के बारे में कौन जानकारी देता है? हमें एल देता है ना। तो सबसे पहले यादो कि एम वैल्यूज, यहां लिख देता हूं वैल्यूज ऑफ एम, वैल्यूज ऑफ एम। अब इसके बारे में या एम एल भी लिख सकते हैं, और एम एल दोनों तरह की डिनोशन चलता है, लोअर सफिक्स में एल लिखना, राइट। तो सबसे पहली बात, एम वैल्यूज डिपेंड अपॉन एल वैल्यूज। ये किस पर डिपेंड करता है? एल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। एम का जो मान है वो एल वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। मतलब ऑर्बिटल किस पर डिपेंड करता है? सबसेल पर ना। पी सबसेल का अलग ऑर्बिटल होगा, डी का अलग होगा, एस का अलग होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, एम वैल्यूज का रेंज होता है, याद रखना, ठीक है, प्लस एल टू माइनस एल, इंक्लूडिंग जीरो, बीच में जीरो आएगा, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को शामिल करते हुए। ये याद रखना, एल वैल्यू, एम वैल्यूज इक्वल टू प्लस एल टू माइनस एल, इंक्लूडिंग जीरो। समझ में आ गया? जैसे याद देखो, अगली बात एग्जाम्पल देता है तब आपको समझ में आएगा अगली बात। नेक्स्ट पॉइंट अब देखेंगे, ठीक है। नोट कर लिया? इतना नोट भी करते चलना, इसको मैं रहने देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक जगह लिख लेंगे पूरा, ठीक है जी। चलो अभी एक मिनट। दूसरी बात, जैसे मान लो, थर्ड पॉइंट नोट कर रहा हूं, इफ एल इक्वल टू जीरो। अब आप सोचो, रेंज बता रहा हूं, एम वैल्यूज क्या होता है? प्लस एल से लेके माइनस है। तो एल इक्वल टू जीरो है, तो बताओ क्या सब लिखेंगे आप? जल्दी लिखना। देन एम इक्वल टू क्या होगा? केवल एक ही वैल्यू होगा, जीरो। क्यों? तो प्लस जीरो से लेके माइनस जीरो तक। तो जीरो ऐसा नंबर है, इसमें प्लस साइन लगाओ, माइनस साइन लगाओ, सब तो जीरो ही है। तो एम इक्वल टू भी क्या होगा? जीरो। केवल एक ही वैल्यू हुआ, एल इक्वल टू वन, देन एम इक्वल टू जीरो, मतलब ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू पॉसिबल था, ठीक है। इफ एल इक्वल टू वन, देन आप लोग बताएं, देन एम की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? प्लस वन, जीरो और माइनस वन। चूंकि हमने क्या लिखा? प्लस एल टू माइनस एल, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी शामिल कर लोगे तो कितने वैल्यूज होंगे इसके? 3। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पूरी डिटेल में आराम आराम से पढ़ो, टाइम लगता है लगने दो, लेकिन समझ दो पूरी बात, ओके। इफ एल इक्वल टू 2, देन एम इक्वल टू क्या हो सकता है? बोलो भाई। प्लस 2, प्लस 1, 0, माइनस 1 और माइनस 2, प्लस एल टू माइनस एल। कितने वैल्यूज होंगे? 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज हुआ, ओके। नोट कर लिया? इफ एल इक्वल टू 3, देन एम वैल्यूज इक्वल टू क्या सब होगा? प्लस 3, प्लस 2, प्लस 1, 0,
-1 -2 और -3, यानी कितने वैल्यूज हुए इसके? 7 वैल्यूज, 7 वैल्यूज। ओके, ये समझ में आ गया? तो कितना आसान था। n पर डिपेंड करता है l और l पर डिपेंड करता है m, ठीक है, फ्री नहीं है। इसलिए अगली बात इसी से लिख लो। बताओ नंबर ऑफ m वैल्यूज, m के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज? तो बताओ l इक्वल टू 0 तो m के एक ही वैल्यू था, l इक्वल टू 1 तो m के कितने वैल्यूज हुआ? 3, l इक्वल टू 2 तो m के कितने वैल्यूज? 5। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ m वैल्यूज, नंबर ऑफ m वैल्यूज इक्वल टू 2l प्लस 1। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? कहां से लिखा आपने? 2l प्लस 1। यदि आप एजिमुथल क्वांटम नंबर पर देखोगे डायरेक्टली ये m वैल्यूज कितने के बराबर? 2l प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं। l इक्वल टू 0 तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना हुआ? देखो 0। l इक्वल टू 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ? 3। देखो 3 वैल्यू है, 1 है। l इक्वल टू 2, डी सब सेल में 2 तो 2 इंटू 2 कितना? 4 और प्लस 1 कितना हुआ? 5। 1 2 3 4 5 वैल्यूज। l इक्वल टू 3, 3 2 6 प्लस 1 कितना हुआ? 7, यानी 7 वैल्यूज है। देखो प्लस 3 से लेके -3 तक। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? एक बात और बता रहा हूं पहले ही एडवांस में, इक्वल टू हम लोग n स्क्वायर भी कहेंगे, बाद में समझा रहा हूं। इक्वल टू n स्क्वायर, ये भी सीख लेना। नंबर ऑफ m वैल्यूज इक्वल टू 2l प्लस 1 और इक्वल टू n स्क्वायर। अभी बताएंगे जब एग्जाम्पल ले लोगे तब। नेक्स्ट पॉइंट कहते क्या कि ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल। m का हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल, राइट। देखो m का हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताता है। कैसे? अब यहां ज्यादा बिल्कुल ध्यान से समझना, राइट। नोट करते जाना, कोई बात नहीं, टाइम लगता है लगने दो। तो नेक्स्ट इस बात को समझना, जैसे मान लो हमने लिखा l इक्वल टू 0, यानी कितना हुआ? s। जैसे एग्जाम्पल सीखो, जैसे l इक्वल टू 0 किसके लिए होता है? s सबसेल के लिए, s सबसेल के लिए। इसके लिए m वैल्यू कितना होता है? 0। अच्छा एक और बात, हर एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से डिनोट करेंगे। यहां लिख देता है, दैट इज, ये जो बॉक्स लिख दो, ये बॉक्स, बक्सा बना दो भाई, ऐसे बॉक्स बना लो, डब्बा बना लो। ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स वन बॉक्स, वन ऑर्बिटल, एक डब्बा को बताता है, राइट। तो l इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू कितना? एक ही है, इसलिए हम लोग एक ही ऑर्बिटल बताएंगे, और उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? 0। इसका नाम रखते हैं हम लोग, ये l इक्वल टू 0 s है और उसके एक ही ऑर्बिटल है। हम पढ़ेंगे s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। अब बॉल है, स्फीयर है, अब उसको आप किक करो, चाहे वो x ऑर्बिटल पर हो कि y पर हो कि z पर, क्या उसका ओरिएंटेशन कोई बिगड़ेगा? स्फीयर लेके चले, स्फीयर को आप x पर रखो या y पर रखो या z पर रखो, हमेशा आइडेंटिकल होगा। यानी s का कोई ओरिएंटेशन नहीं है, एक ही सिंगल है, इसलिए इसके लिए m वैल्यूज कितना हुआ? 0, और इसके एक ही ऑर्बिटल है। ध्यान से समझते चलना। l इक्वल टू 1, ये कौन सा सबसेल होगा? बोलते चलो, कौन सा सबसेल? वेरी गुड, कौन सा? p। अब p सबसेल है, इसके लिए m के कितने वैल्यूज है? 3। तो यहां हम लोग m वैल्यूज लिखेंगे 3 तरह का, +1 0 -1। इसलिए इसके लिए हम लोग 3 डब्बे बनाएंगे, 3 बॉक्सेस बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। अब नाम भी लिखूंगा सबका, वेट करो, थोड़ा देर पेशेंस रखो, मजा आएगा, समझ जाओगे तो, ठीक है। और समझना तो है ही, नहीं समझोगे बार बार समझाएंगे। l इक्वल टू 2, कौन सा सबसेल होगा? d सबसेल। अब बताओ l इक्वल टू 2 है तो कितने वैल्यूज है? 5। तो 5 बॉक्सेस लिखोगे, इसके लिए हम लोग 5 बॉक्सेस लिखेंगे, इसके लिए 5 बक्से बनाओ, राइट।
1 2 3 4 5, चलो फालतू हो गया, हटा देते, इसमें क्या है, लिख लिया। अब यहाँ m वैल्यूज क्या सब होगा, +2 +1 0 -1 -2। सिमिलरली L इक्वल टू यदि 3 है तो F सब सेल होगा, F सब सेल। यहाँ m वैल्यूज कितने टाइप के होंगे, 3 है तो कितने, +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। यानी हम लोग इसके लिए कितने बॉक्स बनाएंगे, ध्यान से देखना, कितने, 7, देख लो 7 ऑर्बिटल्स हुआ। तब आप समझे कि L वैल्यू बताता कितने M वैल्यूज होंगे और M वैल्यूज के बेसिस पर ऑर्बिटल लिखेंगे। अब आप समझें कि इसमें जो S के लिए एक ही ऑर्बिटल है, इसका नाम होता है S ऑर्बिटल। इसलिए आप जब बुक में इवन की एनसीईआरटी देखोगे तो वहां भी कभी लिखा रहता है S सबसेल और कभी लिखा रहता है S ऑर्बिटल, तो कंफ्यूज नहीं होना, S के एक ही ऑर्बिटल होते हैं, तो मर्जी आपकी, आप उसको सबसेल बोलो ऑर्बिटल बोलो। लेकिन P के 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक का नाम होता है px, दूसरा क्या होता है py और तीसरा होगा pz। देख लो pz। D में 5 ऑर्बिटल्स है, इसका नाम होता है dxy, लोअर सफिक्स में लिख रहा हूं, dyz, dxz, dx2y2। अच्छा, कई बच्चे इसको dx² - y² बोलता है, नहीं बोलो, ये मैथमेटिक्स नहीं है, dx2y2 स्ट्रक्चर लिखे पता लग जाएगा। अगला होगा dz2 और F के 7 ऑर्बिटल्स, इसका स्पेसिफिक नेम नहीं हुआ, सीधा लिख देता हूं 7f ऑर्बिटल। नाम तो होता है लेकिन आपको जरूरत नहीं है, 7f ऑर्बिटल्स, इसके साथ है f ऑर्बिटल्स। हो गया, इतनी बात समझ में आ गया। मतलब S में एक ही ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, px py pz। अब इस सब का मतलब जानेंगे, px क्या है, py क्या है, dxy dyz ये सब क्या है, राइट। L के कितने हुए, 2, L के L इक्वल टू 3 हुआ तो कितने हुए, 7 ऑर्बिटल्स। अगली बात और सीखो, यही लिख देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2। ईच ऑर्बिटल, चाहे वो S का हो या P का हो या D या F का, ईच ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम, कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। एक बॉक्स में, एक डब्बा में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रखोगे, इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2, ठीक है, और वो भी विथ अपोजिट स्पिन, विथ अपोजिट स्पिन, उसकी डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, विथ अपोजिट स्पिन। बस इतनी बात समझ में आ गया, तब समझ जाओगे। अब बताओ, S में एक ही ऑर्बिटल है तो ये होगा, मैं इसका कलर बदल देता हूं ताकि आपको काउंट करने में सुविधा होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, ये है इसका पहला इलेक्ट्रॉन, देखो, राइट। और इसमें भी ये सारे पहले इलेक्ट्रॉन, उसको लिख ही देता हूं ग्रीन से, सब में भी है एक एक इलेक्ट्रॉन। पढ़ेंगे हर्ट्ज रूल कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिलअप होता है, इसमें भी पहला इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीन से लिख दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, सभी में आप एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन लिख दिया। और उसके बाद जब इसमें भर जाएगा तो पेयरिंग होगी, 2-2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को मैं रेड इंक से लिख रहा हूं, यहां रेड इंक से लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक ऑर्बिटल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और ये जो एरो लिख रहा हूं, हाफ एरो, ये बताता है इलेक्ट्रॉन को। अब आप काउंटिंग भी सीख जाओगे तब, इसलिए मैं अलग अलग कलर लिख रहा हूं। देखो, यहां भी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर होता जाएगा। तो F में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14। 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कितने ऑर्बिटल हुआ, 7 ऑर्बिटल्स में। अब बताओ, इतनी बात समझ में आ गया। अभी मैं आऊंगा px py pz पर, एक लेक्चर और लूंगा, एक दिन में नहीं संभव है, ठीक है, 1 मोर लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। अभी देख लो, आप क्वांटम नंबर कम से सीख लें, एग्जाम्पल हम कल देंगे। हो गया। अब बताओ, आपसे पूछा गया कि P का P सबसेल है, मतलब
2p है या 3p या 4p, उसका चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, यही काउंटिंग सीख लो। ये ग्रीन वाला क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, सेकेंड। या ये ग्रीन वाला फर्स्ट है, ये ग्रीन सेकेंड, फिर ये क्या थर्ड। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ता है। ये क्या हो गया, फोर्थ, ये होगा फिफ्थ, ये होगा सिक्स्थ। फिर यहां भी चलो, ये पहला है तो ये दूसरा, सॉरी ग्रीन वाला पहले लिखते हैं, चलो 2, फिर 3, फिर 4, 5। और जब एक एक बढ़ जाता है तब पेयरिंग होती है, तो 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। पढ़ेंगे हर्ट्ज़ में कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग क्या होती है, सक्सेसिवली एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होता है। जब सब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तब पेयरिंग होती है। जैसे एस है, एक बड़ा फिर दूसरा पेयर हुआ। पी में 3 ऑर्बिटल है, तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब फिर पेयरिंग हुई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिर डी में 5 ऑर्बिटल है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th एंड सो ऑन। ऐसे ही एफ में आप काउंट कर लेंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन गिनो, एक एक करके गिनो, उसके बाद पेयर करेंगे। हो गया। अब आप बताओ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यही दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, ये सब बहुत बातें सीख लिया, अब आपके पास है, सब कुछ है। अब मैं इस पर जितनी बात पढ़े हो उसकी एग्जाम्पल्स लेके बता दूं कि जैसे आपसे पूछा गया कि फास्फोरस के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर लिखो, 3 क्वांटम नंबर पढ़ा है एग्जाम्पल में n इक्वल टू वाट, l इक्वल टू वाट एंड m इक्वल टू वाट फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस एटम। p एटम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताओ। तो सबसे पहले फास्फोरस की कन्फिग्रेशन लिख लोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। काउंट करें, इसमें पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसमें थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, इसमें फिफ्थ से लेके 10th तक है, इसमें 11th और 12th इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 13 से लेके 15 तक है। देख लो काउंटिंग। अब आपसे पूछा गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, देखो 3p में। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज इन 3p सबसेल, फटाफट बोलते जाओ। सो n इक्वल टू कितना होगा, देखो दिख रहा है 3। अब n की वैल्यू 3 है, तो l क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद है, p में, तो l वैल्यू 0, 1, 2 तीनों हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, किसमें होगा, 1 में। क्यों, तो p है। 3s होता है तो 0 ले लेते, 3d होता है तो क्या ले लेते, 2। ओके, यानी l की वैल्यू कितना हो गया, 1। सिलेक्शन समझ में आ गया। अब l इक्वल टू 1 होगा तो m के वैल्यूज कितने होंगे बताओ, 3, तो 3 ऑर्बिटल लिखोगे। ये कौन सा क्या होगा, 3px, 3py और 3pz। इलेक्ट्रॉन कितने, 3, तो ये हुआ 13th इलेक्ट्रॉन, ये होगा 14th और ये हो जाएगा 15th। ध्यान से देखना, तो ये 13th है, इसके लिए m वैल्यूज कितना होगा, +1, इसके लिए 0, इसके लिए -1। अब बताओ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, 3pz यानी कि -1 वाले में है, इसलिए m की वैल्यू कितना होगा, -1। हो गया। तो हम क्या रिजल्ट लिखेंगे कि n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू -1 लिख दिया। अब और आइडेंटिफाई करने के लिए चौथा क्वांटम नंबर पढ़ेंगे s। लेकिन उससे पहले ये तो समझ में आ गया कैसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं। हम नेक्स्ट और प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देंगे, आज केवल क्वांटम नंबर बता दूं। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को भी बताता है, राइट। स्ट्रक्चर को देखो तो लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर, फटाफट लिखें, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स, स्ट्रक्चर
ऑफ ऑर्बिटल्स। बताया था कि ये ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर के बारे में कंसेप्ट देता है। तो पहला यहां लिख रहा हूं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, यानी देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलते हैं हर जगह। मतलब स्फीयर होगा, ये देखो गोला की तरह दिखेगा, इट लुक्स लाइक ए स्फीयर। एक्स एक्सिस है वाई, और ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है जेड। बोर्ड पर लिखता हूं तो 2D में लिख रहा हूं, पता चल गया होगा, लेकिन ये स्फेरिकल है। एस इज स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल यानी इसका स्ट्रक्चर होगा स्फेरिकल, गोला के तरह। नंबर 2 पी एक्स ऑर्बिटल हो या पी वाई हो या पी जेड हो, हमेशा डंबल होता है, डंबल की तरह, ठीक है। लेकिन फर्क है कि इसमें जो लोब्स ऑफ डंबल है वो किस एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर। देखो एक्स एक्सिस, ये वाई है, आगे भी लिख देता हूं जेड, बट द लोब्स ऑफ डंबल आर लाइंग ओवर व्हाट, एक्स एक्सिस। यू सी डंबल शेप दिखता है, डंबल, डमरू, डमरू की तरह, ठीक है, डंबल का है। ओके, जिम में जाके करते हो, डंबल उठाते हो। जो जिम में नहीं जाते हो, भोले दानी का देखना डमरू, ठीक है, डंबल। नंबर 3 पी वाई ऑर्बिटल। इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है यही डंबल ही होता है, लेकिन ये डंबल किस एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस पर। इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड आर लाइंग ओवर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है, और ये फालतू जेड है लिख दिया, देखो। और ये अगला लिख लेते हैं पीजेड ऑर्बिटल, पीजेड ऑर्बिटल, ठीक है। यहां देखो जेड ऑर्बिटल मतलब डंबल्स का लोब, एक डंबल में 2 लोब होते हैं, एक्स एक्सिस, दोनों सभी किस पर है, जेड एक्सिस पर, एक्स वाई जेड। देखो तीनों ऑर्बिटल, चाहे पी एक्स हो या पी वाई हो या पी जेड हो, ऑल आर एक्सियल। यहां लिख देता हूं ये सारे, ऑल पी ऑर्बिटल्स आर एक्सियल, ऑल पी ऑर्बिटल्स आर एक्सियल। ट्रिपली डिजेनरेट है, एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड आर लाइंग ओवर एक्स एक्सिस, आइदर ओवर एक्स एक्सिस और ओवर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और तीनों का जो आप शेप देखोगे तो कैसा दिखता है, डंबल, इट लुक्स लाइक डंबल, डंबल की तरह दिखता है, ठीक है। उसके बाद फिर चलो dxy ऑर्बिटल, dxy ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। यहां डंबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई प्लेन में होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने क्लैरिटी के लिए जेड एक्सिस हटा दिया थी ताकि आपको लगेगा कि एक्सिस पर है। अब ये देखो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये भी एक्स वाई प्लेन है। तो कहते हैं कि लोब्स ऑफ डंबल आर लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में यदि है इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी किसमें है, दिख रहा होगा, एक्स वाई प्लेन में। फिर सिमिलरली डी वाई जेड ऑर्बिटल, अब सारे एक्सिस से परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे का, है ना, 90 डिग्री पर। तो हम लोग केवल क्लैरिटी के लिए नाम बदल देते हैं, मान लो ये वाई है और ये क्या है, जेड। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही लिख लोगे। क्लैरिटी के लिए हम लोग जेड एक्स, एक एक्सिस को हटा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि कोई ऑर्बिटल कोई लोब एक्सिस पर है, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, 2D, 2 डायमेंशन में लिख रहे हैं। देखो डी वाई जेड, डी एक्स जेड ऑर्बिटल, बस बिल्कुल ऐसे ही लिख लें। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो लोब्स किसमें होगा, एक्स जेड प्लेन में। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड किसी एक्सिस पर नहीं है, रादर दे आर इन द प्लेन, सर्टेन प्लेन, एक्स जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन या फिर एक्स जेड प्लेन। फिर आगे देखो dx2y2,
नाम याद रखना, dx2y2 हमने पहले भी लिखा था। इसका ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है डम्बल ही होगा, लेकिन ये जो लोब्स ऑफ डम्बल होता है एग्जैक्टली किस एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर। ठीक है, देखो समझ लेना ध्यान से, एक्स वाई प्लेन। ठीक, अब एक और रह गया dz2, dz स्क्वायर नहीं बोलना, dz2 अच्छे बच्चे की तरह बोलो। दिस इज dx2y2, dz2 और y2 लिखेंगे हम लोग, या z पर ही रहेगा, लेकिन इसका सिर्फ डबल डम्बल नहीं होता, ये बेबी शूटर की तरह होता है। देखो कैसे, या ये बिल्कुल एलिप्टिकल हो जाता है इससे। ठीक है, इट लुक्स लाइक एलिप्टिकल, और इसके ऊपर होता है एक और p, z पर आ जाता है। ध्यान से देखना, दिस इज dz2, दिस इज x, दिस इज z, y भी ले ले, जो भी ले, z पर है। थोड़ा और बढ़िया कर दूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं लगे। देखो देखो ध्यान से, दिस इज dz2 ऑर्बिटल। तो जितने भी d ऑर्बिटल्स है ऑल आर डबल डम्बल, 1 2 3 4, लेकिन ये क्या होता है, बेबी शूटर, इट्स नॉट डबल डम्बल। dz2 को छोड़ के बाकी सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, डबल डम्बल। नोट किया? एक बात और, ये dxy, dyz, dxz, ये d का नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स क्लॉड एक्सिस पर नहीं, एक्सिस के बीच में है। और dx2, y2 और dz2 ऑर्बिटल क्या है, एक्सियल। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन्स क्लॉड आर एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लें। क्या कि जितने d ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से ऐसे नोट कर लेते हैं। जस्ट ए मिनट, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं ताकि हर बच्चों को याद रहेगा। d में कितने ऑर्बिटल थे, 5। ये क्या था, dxy, एक लाइन से बता रहा हूं, dyz, dxz, dx2y2 और dz2, ये तीनों d ऑर्बिटल नॉन एक्सियल होते हैं, नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल। इस सब को हम लोग T2 सेट बोलते हैं। d ऑर्बिटल का कौन सा सेट, T2 सेट, ट्रिपली डीजेनरेट। और ये दोनों एक्सियल होते हैं, these two are axial d orbitals, axial d orbitals, right? इस सब को हम लोग कहते हैं E सेट। दिस इज E सेट, डबली डीजेनरेट, दो ऑर्बिटल है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है, इसलिए ज्यादा नहीं जाता, याद रखना इन दोनों को E सेट कहेंगे, इस तीनों को T2 सेट कहेंगे। P में जो 3 ऑर्बिटल्स थे, P के कितने ऑर्बिटल थे, 3। यहां क्या सब था, px, py, pz, और तीनों एक्सियल है। लिख दिया था पहले भी, एक्सियल ऑर्बिटल्स है, ऑल आर एक्सियल ऑर्बिटल्स। इसको हम लोग T1 सेट से कहते हैं, T1 सेट, याद रखना। T का जो तीनों p ऑर्बिटल है उसको T1 सेट कहते हैं, और D के जो 5 ऑर्बिटल्स है उसमें से 3 होता है T2 और 2 होते हैं E। याद रखना, वो स्ट्रक्चर पता लग गया। और S को हम लोग हमेशा एक कहते हैं, सिंगली डीजेनरेट, अकेले राजा है, बॉस है वो। F के बारे में नहीं कर लो, इसलिए कि F का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आपको जरूरत भी नहीं है। तो जब आप BSc ऑनर्स करेंगे, MSc करोगे, ठीक है, तो वहाँ F ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। बस अभी आपके लिए इतना ही था। तो M की बात समझ में आ गया। लास्ट देख लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में कंसेप्ट हो जाना चाहिए। हमने हर बात बता दिया, हाउ टू कैलकुलेट। डिटेल में हम अगले दिन इस पर प्रॉब्लम करेंगे। चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, स्मॉल s, या फिर ms से भी करते हैं, S या ms से।
और ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन है, बात पता है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है जस्ट लाइक मोशन ऑफ अर्थ। जैसे अर्थ क्या होता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसे नहीं, उसके ऊपर ऐसे ऐसे रोटेशनल मोशन भी होता है और एक्सियल मोशन भी होता है। तो जो रोटेशनल मोशन है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। ओके, यहां मैं बता दूं, ये मान लो न्यूक्लियस है और ये कोई पर्टिकुलर शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस पर ऐसे नहीं मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इस पर देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन, रोटेट करते 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 आगे मूव कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पहुंच गया, देखो ध्यान से, मोशन देखना, ठीक है। इसी मोशन को कहते हैं स्पिन मोशन। मतलब कि स्पिन क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर gives the direction of spin motion, ऑर्बिटल मोशन नहीं, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के डायरेक्शन को बताता है। देखो ये जो मोशन है, ये कौन सा मोशन है, स्पिन मोशन, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गया अलोंग द ऑर्बिट, इसको कहते हैं, इस पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन जा रहा है, यहां देखो इस पर जो मोशन है दैट इज ऑर्बिटल मोशन। जो आप कहते हो डे एंड नाइट होता है, दिन और रात होता है, वो अर्थ का कौन सा मोशन है, स्पिन मोशन, रोटेशनल मोशन कारण डे एंड नाइट्स होते हैं। इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन के साथ, अर्थ के साथ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लो और न्यूक्लियस को कंपेयर कर लो, क्या, द सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन डे एंड नाइट होगा, तो ये रोटेट कर रहा है। अब ये जो स्पिन मोशन है इसके दो डायरेक्शन है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू डायरेक्शंस, इसके दो तरह के डायरेक्शंस हैं। कौन कौन, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन लिखते हैं, तरीका सीख लो, ऐसे लिखते हैं तो वो क्या होता है, क्लॉकवाइज। और यदि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ये था क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसी ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करते हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे क्लियरली जानो, ये ऑर्बिटल है, यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, दिखाई दे रहा है। और मान लो ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ था, जा रहा है ये भी, लेकिन ध्यान से देखना, मोशन पर देखना, ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ये है क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। और चूंकि डायरेक्शन दो ही होता है तो वैल्यूज भी दो ही होगा, वैल्यूज ऑफ एस, एस की वैल्यूज इक्वल टू होता है प्लस हाफ और दूसरा होता है माइनस हाफ। ये होता है फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये होगा फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने आज के लेक्चर में क्वांटम नंबर को डिटेल में बताया, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वांटम नंबर पर जो प्रॉब्लम्स बेस्ड होता है, 11th में था ही इंपॉर्टेंट, नीट में हमेशा आता है, हमेशा। अभी देखना 21 मई को है नीट, री नीट है, उसमें भी आएगा एक क्वेश्चन, तो श्योर है क्वांटम नंबर पर आएगा। तो नीट वालों थोड़ा ध्यान से पढ़ना और इस पर प्रैक्टिस करना। ओके बाय। भाई डेली कहता हूँ, यदि हमारे लेक्चर से यदि आपको कुछ भी फायदा हो रहा है, थोड़ा भी फायदा हो रहा है, 5% 10%, तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ताकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है पूरे हर जगह फैले, ठीक है, यही थी याददाश्त रहेगी। ओके बाय।